की सर्दी असम के उन घने जंगलों में अपनी पूरी ताकत से छाई हुई थी, जहां दिन में भी सूरज की किरणें मुश्किल से छनकर आ पाती थीं और रात तो जैसे काली स्याही से रंगी हुई लगती थी। हवा ऐसी ठंडी थी कि सांस लेते ही फेफड़ों में बर्फ जमने लगती और हर सांस के साथ धुंध सा निकलता। कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, इतना घना और चिपचिपा कि ट्रक की हेडलाइट्स भी उसमें खो सी जाती, सिर्फ सफेद परत को थोड़ा सा चीर पाती और फिर सब कुछ फिर से रहस्यमय हो जाता। मैं कालू दादा, एक 55 साल का ट्रक ड्राइवर जो पिछले 30 सालों से इन जंगलों के रास्तों पर अपनी जिंदगी बिता रहा था, अपने पुराने टाटा ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठा था। ट्रक का इंजन स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक खांसी जैसी आवाज करता, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, और उस रात भी वैसा ही हुआ। इंजन ने गड़गड़ाकर जागा और ट्रक की बॉडी हिलने लगी, जैसे जंगल ही उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। मेरी दाढ़ी पर ओस की बूंदें जम चुकी थीं और हाथों में चाबी पकड़े हुए भी एक हल्की सी कंपकंपी महसूस हो रही थी, शायद ठंड की वजह से या फिर उस रात के कुछ और के। मेरे बगल में बैठा था मेरा खलासी छोटू, एक 20 साल का लड़का, दुबला पतला, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर कुछ अलग था। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं और हाथों में पकड़ी हुई एक पुरानी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। छोटू पिछले 3 साल से मेरे साथ था। हमने मिलकर हजारों किलोमीटर तय किए थे, जंगलों के बीच से गुजरते हुए, लेकिन कभी उसने इतना डरा हुआ न दिखाया। रात के ठीक 1 बजे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थीं और हम गुवाहाटी की ओर बढ़ रहे थे, जहां एक बड़ा माल डिलीवर करना था, लकड़ी के तख्ते और कुछ कृषि सामान। सड़क संकरी थी, कच्ची पक्की, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ घना जंगल। पेड़ों की टहनियां सड़क पर झुकी हुईं, जैसे हमें छूने को बेताब हों। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रोशनी सिर्फ 2-3 फीट तक ही साफ दिख पा रही थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला, जैसे कोई सफेद पर्दा खींच दिया गया हो। जंगल की साएं साएं सुनाई दे रही थी, पत्तियों की सरसराहट और कहीं दूर से उल्लुओं की आवाज, लेकिन उसके अलावा एक गहरा सन्नाटा जो कान चुभता था। छोटू ने अपनी मोटी जैकेट को और कसकर लपेट लिया, कंधे सिकोड़ लिए और धीमे से बोला, दादा, आज ये रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो या फिर जंगल हमें बुला रहा हो। कोहरा इतना क्यों है? कभी तो ऐसा ना हुआ। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी, जो ठंड से ज्यादा डर की लग रही थी। मैंने हंसकर जवाब दिया, अरे छोटू, तू भी ना हर रात को भूतों प्रेतों की कहानियां सुना देता है। ये जंगल हमारा घर है, दादा का ठिकाना। सालों से इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता। बस 50 किलोमीटर और फिर गुवाहाटी पहुंचकर गरम चाय पिएंगे, समोसे खाएंगे। डर मत लड़के। लेकिन सच कहूं, मेरे मन में भी एक हल्की सी बेचैनी थी। जंगल में रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी नमी, जैसे कोई पुरानी बदबू घुली हो, सड़ी हुई पत्तियों या फिर कुछ और की। ट्रक की गड़गड़ाहट जंगल में गूंज रही थी, इंजन की आवाज चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन उसके बीच कहीं दूर से एक सिसकी जैसी आवाज आई। मैंने कान लगाए, स्टीयरिंग पर हाथ कस लिया, लेकिन आवाज फिर सुनाई न दी। सोचा शायद हवा का धोखा है या कोई जानवर। जंगल में ऐसी आवाजें आम हैं, हिरण की चीख या बंदरों का शोर। लेकिन छोटू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और फुसफुसाया, दादा, वो आवाज ये हवा की नहीं लगी, जैसे कोई रो रहा हो या पुकार रहा हो। ट्रक चला ही जा रहा था कि अचानक अगला टायर एक गहरे गड्ढे में फंस गया। मैंने जोर से ब्रेक मारा, ट्रक की बॉडी झटके से हिली और इंजन की आवाज थम गई। छोटू आगे झुका, खिड़की से बाहर झांका और चिल्लाया, दादा, ये क्या? सड़क तो यहां खत्म हो गई, आगे सिर्फ जंगल है। मैंने दरवाजा खोला और उतर गया। ठंडी हवा ने चेहरे पर चाबुक की तरह प्रहार किया। कोहरा इतना घना था कि अपने ट्रक को भी साफ न देख पा रहा था। आसपास देखा तो पेड़ों की काली परछाइयां धुंध में तैर रही थीं, टहनियां हवा में लहरा रही थीं, जैसे जीवित हों। तभी मेरी नजर एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी, जो सड़क के किनारे टूटा फूटा खड़ा था। उस पर काले अक्षरों में लिखा था, भूतिया गांव, प्रवेश निषेध। बोर्ड के नीचे लाल रंग से कुछ धब्बे थे,
शायद खून के या फिर जंग के, लेकिन कोहरे की वजह से साफ न दिखा। मैंने छोटू को बुलाया, उतर, देख ये क्या जगह है। छोटू उतरा, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। उसने बोर्ड को छुआ और पीछे हट गया। दादा, ये बोर्ड पुराना लगता है, शायद कोई पुरानी कहानी हो। चलो ट्रक को धक्का मारकर पीछे ले चलें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन पीछे का रास्ता भी अब कोहरे में गुम हो चुका था। ट्रक का अगला हिस्सा गड्ढे में ढंसा हुआ था और जंगल की मिट्टी चिकनी, फिसलन भरी। हम दोनों ने मिलकर ट्रक को धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो हिला ही नहीं। पसीना ठंडा होकर बह रहा था, सांसें तेज, और हर प्रयास के साथ जंगल की सिसकी फिर सुनाई देने लगी, इस बार करीब। छोटू ने मेरी बांह पकड़ी। दादा, ये आवाज वो आ रही है, हमें यहां से जाना चाहिए, पैदल ही चलें। मेरे पास और कोई चारा न था। मैंने ट्रक को लॉक किया, चाबी जेब में डाली और कहा, ठीक है छोटू, पैदल चलते हैं। शायद आगे कोई गांव मिल जाए, वहां ट्रक ठीक करवाने का इंतजाम करेंगे। जंगल में रुकना ठीक नहीं। छोटू ने डरते डरते सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमने टॉर्च जलाकर पैदल चलना शुरू किया। जंगल का रास्ता और संकरा हो गया। पेड़ों की जड़ें सड़क पर उभरी हुईं, जैसे पैरों को पकड़ने को तैयार। हवा में अब एक अजीब सी बदबू फैल रही थी, सड़ी हुई पत्तियों की, या फिर कुछ पुरानी, सदी पुरानी लाशों की। हर कदम के साथ जंगल और सघन लग रहा था। टहनियां हमारे चेहरे को छू रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें रोकना चाहता हो। छोटू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। दादा, लगता है कोई पीछा कर रहा है। वो सिसकी, वो करीब आ रही है। करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद थकान होने लगी, पैर भारी हो गए, लेकिन तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी, नीली, टिमटिमाती हुई, जैसे कोई पुराना लालटेन। हमने रफ्तार बढ़ाई और धीरे धीरे एक गांव नजर आया। घर जर्जर, टूटे फूटे, दीवारें खाई से ढकी हुईं, लेकिन हर खिड़की से वो नीली रोशनी बाहर झांक रही थी, जैसे आंखें हों। सड़कें खाली थीं, कोई इंसान नजर न आया। सिर्फ दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो डरावनी लग रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों। मैंने छोटू से कहा, देख, गांव आ गया, अब चिंता मत कर, मदद मिल जाएगी। लेकिन छोटू का चेहरा अब और पीला हो गया था। उसने धीमे से बोला, दादा, ये गांव, ये जिंदा नहीं लगता। रोशनी तो है, लेकिन सन्नाटा क्यों? कोई आवाज क्यों नहीं? तभी सड़क के किनारे से एक साय ने हमें पुकारा। एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफेद, बिखरे हुए, चेहरे पर इतनी गहरी झुर्रियां कि आंखें डूब सी गई थीं और मुंह में सिर्फ 2-4 दांत बचे थे। उसने हमें देखा और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी, बिना जान की लगी। ट्रक वाले हो? उसकी आवाज कर्कश, जैसे कंठ से फटी हुई। आओ मेरे घर चलो, रात जंगल में मत बिताओ, खतरनाक है। छोटू ने मेरे कान में फुसफुसाया, दादा, इस पर भरोसा मत करना, कुछ गड़बड़ है। लेकिन मेरे पास और विकल्प न था। ठंड बढ़ रही थी, कोहरा घना और ट्रक पीछे छूट चुका था। मैंने छोटू को इशारा किया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़े। उस रात हमें अंदाजा न था कि ये गांव हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात का आगाज था, जहां हर कोना एक रहस्य छिपाए हुए था और हर साए में खतरा दबा हुआ। जंगल पीछे रह गया था, लेकिन उसकी सिसकियां अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थीं, जैसे चेतावनी, जैसे आह्वान। कालू दादा और छोटू उस बूढ़ी औरत के पीछे गांव की संकरी, उबड़ खाबड़ गलियों में चल रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हर कदम के साथ हवा भारी और चिपचिपी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य पर्दा उन्हें लपेटने की कोशिश कर रहा हो। गांव की सड़कें कच्ची थीं, पत्थर और मिट्टी से बनी, और उनमें जगह जगह गड्ढे थे जिनमें पानी जमा था, जो हल्का सा हिलता हुआ चांद की धुंधली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। हर घर की खिड़कियों से वही नीली टिमटिमाती रोशनी बाहर झांक रही थी, जो न तो लालटेन की थी, न ही बिजली की, बल्कि कुछ और, कुछ अनजाना, जो देखकर रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। हवा में अब भी वही सड़ी गली बदबू थी जो जंगल से शुरू हुई थी, लेकिन अब उसमें एक और गंध मिल गई थी, जैसे पुरानी हड्डियों या सड़े हुए कपड़ों की। छोटू का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। कालू दादा ने उसका कंधा थपथपाया और धीमे से बोला, छोटू, डर मत, ये सिर्फ कोहरा और ठंड का असर है। बस इस औरत के घर पहुंच जाएं,
रात काट लेंगे और सुबह ट्रक ठीक करवा कर निकल लेंगे। लेकिन कालू दादा के शब्दों में भी अब वो पुराना भरोसा नहीं था। उनकी आंखें आसपास के माहौल को भांप रही थीं और मन में एक अनजानी सी बेचैनी उमड़ रही थी। बूढ़ी औरत आगे आगे चल रही थी, उसका कूबड़ झुका हुआ और लाठी जमीन पर ठक ठक की आवाज कर रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे यकीन था कि दोनों उसके पीछे चल रहे हैं। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे वह समय को खींच रही हो। छोटू ने कालू दादा के कान में फुसफुसाया, दादा, ये औरत, इसकी आवाज, इसकी चाल, कुछ ठीक नहीं। और ये गांव, देखो, कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा। रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन कुत्तों की भौंकने की आवाज भी अब बंद हो गई। कालू दादा ने छोटू को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मन ही मन उनकी सांसें भी तेज हो रही थीं। गांव में सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक की गड़गड़ाहट भी अब यादों में धुंधली पड़ रही थी। हर घर की दीवारें काई और गंदगी से ढकी थीं। कुछ पर अजीब से चित्र उकेरे गए थे, ट्रकों के, जिनके पहिए लाल रंग से रंगे थे, और कुछ में आंखें बनी थीं जो देखने वालों को घूरती सी लग रही थीं। कालू दादा ने सोचा, शायद ये गांव वालों की कोई पुरानी परंपरा होगी, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, ये गांव इतना सुनसान क्यों, और ये नीली रोशनी क्या है। करीब 10 मिनट चलने के बाद बूढ़ी औरत एक टूटे फूटे मकान के सामने रुकी। मकान की दीवारें मिट्टी और लकड़ी से बनी थीं, छत पर घास और पत्तियां उगी हुई थीं, जैसे सालों से कोई उसे छू भी न गया हो। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर लोहे की सांकल जंग खा चुकी थी। औरत ने दरवाजा खोला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो इतना तेज था कि कालू दादा और छोटू दोनों पीछे हट गए। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में वही नीली रोशनी टिमटिमा रही थी जो बाहर की खिड़कियों से दिख रही थी। औरत ने बिना कुछ बोले उन्हें अंदर आने का इशारा किया। कालू दादा ने छोटू की ओर देखा, जिसके चेहरे पर डर अब साफ झलक रहा था। छोटू ने धीमे से कहा, दादा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। ये जगह, ये ठीक नहीं। मेरे सपनों में मैंने ऐसा गांव देखा है। कालू दादा ने भौहें चढ़ाई। सपने? क्या बकवास कर रहा है छोटू? चल अंदर, बाहर जंगल में मरने से बेहतर है। लेकिन छोटू के शब्दों ने कालू दादा के मन में एक नया डर जगा दिया था। सपने? छोटू को इस गांव के सपने कैसे आए? क्या वो कुछ छिपा रहा था? अंदर कमरा छोटा था, दीवारें नम और ठंडी। एक पुराना लकड़ी का तख्त था, जिस पर गंदा सा कंबल पड़ा था। कोने में एक मिट्टी का चूल्हा था, लेकिन उसमें आग की कोई गर्मी नहीं, सिर्फ राख बिखरी हुई। नीली रोशनी एक छोटे से तेल के दिए से आ रही थी, लेकिन उसमें तेल की जगह कुछ और जल रहा था, शायद कोई जड़ी बूटी, क्योंकि हवा में अब वही सड़ी गली बदबू और तेज हो गई थी। बूढ़ी औरत ने दिए के पास बैठते हुए कहा, बैठो, रात यहीं काटो, सुबह तुम्हारा ट्रक ठीक करवा देंगे, लेकिन एक बात याद रखो, रात को बाहर मत निकलना। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, लेकिन उसने कोई और ब्यौरा नहीं दिया। कालू दादा ने पूछा, क्यों, बाहर क्या है? औरत ने जवाब न दिया, बस अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ उन्हें घूरती रही। फिर धीरे से बोली, जंगल रात में जागता है, और जो जागता है वो भूखा होता है। छोटू ने कालू दादा की बांह पकड़ ली। उसकी उंगलियां ठंडी और कांप रही थीं। दादा, ये औरत कुछ छिपा रही है। देखो, इस कमरे में कुछ गलत है। कालू दादा ने आसपास देखा। दीवारों पर वही अजीब चित्र थे, ट्रक जिनके पहिए खून से सने थे, और कुछ में आंखें जो उन्हें घूर रही थीं। एक दीवार पर एक पुराना दर्पण टंगा था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब धुंधला था, जैसे शीशा धूल से ढका हो। कालू दादा ने सोचा, शायद ये सब उनकी थकान और कोहरे का धोखा है। लेकिन तभी बाहर से एक और सिसकी सुनाई दी, इस बार इतनी करीब कि लगा जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। छोटू ने चिल्लाकर कहा, दादा, ये वही आवाज है, जंगल से आ रही थी। कालू दादा ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बूढ़ी औरत ने तुरंत कहा, दरवाजा मत खोलना, जो बाहर है उसे अंदर मत आने देना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो बताना नहीं चाहती थी। रात गहराती जा रही थी और कोहरा खिड़कियों से रिसकर कमरे में घुस रहा था। छोटू ने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं
और वह बार बार दिए की ओर देख रहा था, जैसे उस नीली रोशनी में कुछ छिपा हो। कालू दादा ने अपने थैले से एक पुरानी रिवॉल्वर निकाली जो वह जंगल के रास्तों पर हमेशा साथ रखते थे। उन्होंने छोटू से कहा, सो जा छोटू, मैं जागता हूं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छोटू की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर, और कालू दादा को भी नींद नहीं आ रही थी। बाहर की सिसकी अब और तेज हो रही थी और उसमें एक नाम गूंज रहा था, कालू कालू। कालू दादा का दिल धड़क उठा। ये उनका नाम था, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। वो किसी और चीज की थी जो कोहरे में छिपी थी, जो जंगल में जाग रही थी। दिए की नीली लौ हिल रही थी और उसकी रोशनी में दीवारों के चित्र जैसे जिंदा हो रहे थे। कालू दादा ने रिवॉल्वर कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या वो उस गांव में गलती से नहीं, बल्कि किसी के बुलावे पर आए थे? और छोटू, क्या वो वाकई वही छोटू था जिसे वो 3 साल से जानते थे? कोहरा अब सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उनके मन में भी फैल रहा था, और उस रात का हर पल उन्हें किसी अनजाने खतरे की ओर खींच रहा था। कालू दादा और छोटू उस जर्जर मकान के छोटे से कमरे में बैठे थे, जहां हवा ठंडी थी और दीवारें नम। बूढ़ी औरत की चेतावनी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, रात को बाहर मत निकलना। उसकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो डर से ज्यादा किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। कमरे में टिमटिमाती नीली रोशनी अब और तेज हो रही थी, और उस दिए की लौ में कुछ ऐसा जल रहा था जो हवा को और भारी बना रहा था। बदबू अब इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सड़े हुए मांस, पुरानी हड्डियों और शायद कुछ और की गंध, जो न तो जंगल की थी न इंसानी। दीवारों पर बने चित्र ट्रकों के, जिनके पहिए लाल रंग से रंगे थे, और उनमें बनी आंखें जैसे जीवित होकर कालू दादा और छोटू को घूर रही थीं। छोटू ने कंबल को और कसकर लपेट लिया। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें बार बार दरवाजे और खिड़की की ओर जा रही थीं। कालू दादा ने अपनी रिवॉल्वर को टटोला जो उनकी जेब में थी, और मन ही मन सोचा, ये गांव, ये औरत, ये नीली रोशनी, सब कुछ गलत लग रहा था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ी औरत कमरे के एक कोने में बैठी थी, अपने कूबड़ को सहलाते हुए, और उसकी उंगलियां एक पुराने लकड़ी के बक्से पर टहल रही थीं जो जमीन पर पड़ा था। उसने एक बार भी कालू दादा या छोटू की ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे में एक बोझ की तरह थी। कालू दादा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माई, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? कोई इंसान दिखाई क्यों नहीं देता? और ये चित्र, ये क्या माजरा है? औरत ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली, और फिर उसकी कर्कश आवाज गूंजी, ये गांव पुराना है, ट्रक वाले, बहुत पुराना। यहां लोग आते हैं लेकिन लौटते नहीं। और चित्र, वो इस गांव की कहानियां हैं। हर ट्रक, हर ड्राइवर जो यहां आया, उसकी कहानी दीवारों पर उकेरी गई है। उसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह आधा सच बोल रही हो और आधा छिपा रही हो। छोटू ने कालू दादा के कान में फुसफुसाया, दादा, ये औरत झूठ बोल रही है। ये चित्र, इनमें कुछ गलत है। देखो, वो ट्रक, वो तो हमारे ट्रक जैसा लगता है। कालू दादा ने दीवार की ओर देखा, और सचमुच एक चित्र में एक टाटा ट्रक बना था, जिसके अगले टायर पर लाल धब्बे थे और उसकी हेडलाइट्स में 2 चमकती आंखें। उनका दिल धड़क उठा। ये उनका ट्रक था, या सिर्फ कोहरे और थकान का धोखा? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की सिसकी अब और करीब थी, और उसमें अब सिर्फ रोना नहीं, बल्कि एक नाम था, कालू। कालू, कालू दादा का नाम। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर टटोला और छोटू से कहा, चुप रह, कुछ भी हो, मैं हूं ना। लेकिन छोटू की आंखें अब डर से नहीं, बल्कि किसी अजीब सी चमक से भरी थीं। दादा, मुझे लगता है मैं इस गांव को जानता हूं। बचपन में, सपनों में मैंने इसे देखा है। ये नीली रोशनी, ये दीवारें, ये बदबू, सब कुछ वैसा ही है। कालू दादा ने छोटू की ओर देखा, और पहली बार उनके मन में शक उठा। छोटू, जिसे वो 3 साल से जानते थे, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, क्या वो कुछ छिपा रहा था? क्या ये गांव वाकई उसके सपनों का हिस्सा था, या कुछ और? तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन बूढ़ी औरत ने तेजी से कहा, मत खोलना, जो बाहर है उसे अंदर मत आने देना।
उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसका चेहरा शांत, जैसे वह ऐसी रातों का आदी हो। खटखट फिर हुई, इस बार तेज, और उसके साथ एक ठंडी हवा कमरे में घुसी, जिसने दिए की लौ को हिलने पर मजबूर कर दिया। नीली रोशनी अब और तेज हो गई और दीवारों के चित्र जैसे हिलने लगे। कालू दादा ने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन छोटू ने उनकी बांह पकड़ ली। दादा, मत जाओ, मुझे लगता है वो मुझे बुला रहा है। कालू दादा ने छोटू की ओर देखा और उसकी आंखों में अब वो चमक और तेज हो गई थी, जैसे नीली रोशनी का प्रतिबिंब। छोटू, तू क्या बोल रहा है? कौन बुला रहा है? लेकिन छोटू ने जवाब न दिया, बस दरवाजे की ओर देखता रहा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। बाहर की सिसकी अब एक हंसी में बदल गई थी, एक ऐसी हंसी जो बच्चों की तो थी, लेकिन उसमें कुछ अमानवीय था, जैसे कोई गला फाड़कर हंस रहा हो। कालू दादा ने रिवॉल्वर कसकर पकड़ी और दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन बूढ़ी औरत अचानक उनके सामने आ गई। बेवकूफ, मैंने कहा ना, बाहर मत जाओ। ये गांव रात में जागता है, और जो जागता है वो भूखा होता है। उसकी आंखें अब नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा और डरावना लग रहा था। कालू दादा ने पीछे हटते हुए पूछा, माई, ये गांव है क्या? और ये आवाजें, ये क्या चाहती हैं? औरत ने जवाब देने से पहले अपने बक्से को खोला और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक ट्रक था और उसके सामने एक आदमी, कालू दादा जैसा दिखने वाला। ये तुम हो, ट्रक वाले, औरत ने कहा। तुम पहले भी यहां आए हो और तुम फिर आए हो, ये गांव तुम्हें छोड़ता नहीं। कालू दादा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तस्वीर में आदमी की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो दीवारों के चित्रों में थी। ये मैं नहीं हो सकता, कालू दादा चिल्लाए। मैं पहली बार इस गांव में आया हूं। लेकिन औरत ने सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी उस सिसकी जैसी थी जो बाहर से आ रही थी। छोटू अब चुप था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं और उसका हाथ कालू दादा की बांह पर इतना ठंडा था कि लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। दादा, मुझे लगता है मैं भी इस तस्वीर में हूं, छोटू ने फुसफुसाया। कालू दादा ने तस्वीर की ओर देखा और सचमुच ट्रक के पास एक और साए जैसी आकृति थी जो छोटू जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो। रात अब और गहरी हो रही थी और कोहरा खिड़कियों से रिस कर कमरे में घुस रहा था। दिए की नीली लौ अब और तेज जल रही थी और उसकी रोशनी में कमरे की हर चीज, दीवारें, चित्र, बूढ़ी औरत जैसे जीवित हो रही थी। बाहर की हंसी अब और तेज हो गई थी और उसमें कई आवाजें मिल रही थीं, बच्चों की, बूढ़ों की, और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं थीं। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और दरवाजे की ओर देखा। माई, सच बताओ, ये गांव क्या है? और ये आवाजें, ये मेरा नाम क्यों पुकार रही हैं? औरत ने जवाब न दिया, बस अपने बक्से में से एक और चीज निकाली, एक पुराना चाकू जिसका ब्लेड जंग खा चुका था, लेकिन उस पर लाल धब्बे चमक रहे थे। ट्रक वाले, उसने कहा, ये गांव उन लोगों का है जो जंगल में खो गए, और तुम अब उनके हो। उसकी बातें सुनकर कालू दादा का खून जम गया। छोटू अब चुपचाप कोने में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब दिए की तरह नीली हो रही थीं। कालू दादा को लगा कि वो अब सिर्फ उस गांव में नहीं थे, वो किसी अभिशाप में फंस चुके थे जिसका कोई अंत नहीं था। और बाहर की आवाजें अब और करीब थीं, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कालू दादा का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई हथौड़ा उनकी छाती पर मार रहा हो। बूढ़ी औरत की बातें, उसकी नीली आंखों की चमक और दीवारों पर बने उन खौफनाक चित्रों ने उनके मन में डर का ऐसा बीज बो दिया था जो हर पल बढ़ता जा रहा था। कमरे में टिमटिमाता दिया अब और तेज जल रहा था और उसकी नीली लौ दीवारों पर छायाओं को नाचने पर मजबूर कर रही थी। छायाएं ऐसी थीं जैसे ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं, जिनके चेहरे धुंधले थे लेकिन आंखें लाल, और हर एक की नजर कालू दादा और छोटू पर थी। बाहर की सिसकी अब एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी और उसमें उनका नाम कालू कालू बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई उन्हें बुलाकर अपने करीब खींच रहा हो। छोटू कोने में सिकुड़ा हुआ था, उसका चेहरा पीला और आंखें अब उस नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं जैसे वह दिए का हिस्सा बन गया हो। कालू दादा ने अपनी रिवॉल्वर कसकर पकड़ी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। ठंड, डर और उस गांव का रहस्यमय माहौल उनके होश उड़ा रहा था।
बूढ़ी औरत अब भी अपने पुराने लकड़ी के बक्से के पास बैठी थी। उसका जंग खाया चाकू हाथ में चमक रहा था। उसने कालू दादा की ओर देखा और एक मुस्कान दी जो इतनी ठंडी थी कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रक वाले, उसने कर्कश आवाज में कहा, तुमने गलती कर दी इस गांव में आने की। ये जगह जिंदा नहीं, ये मर चुका है। लेकिन जो मर चुका है वो भूखा है, और तुम उसकी भूख मिटाने आए हो। कालू दादा ने उसकी बातों को सुनकर गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास कर रही है माई? हम बस ट्रक ठीक करवाने आए हैं। ये भूत प्रेत की बातें बंद कर और बता, सुबह तक कोई मदद मिलेगी या नहीं? लेकिन औरत ने जवाब न दिया। बस उसने अपने बक्से से एक और चीज निकाली, एक पुरानी डायरी जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। उसने डायरी खोली और उसमें लिखे अक्षरों को पढ़ने लगी, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कालू दादा को कुछ समझ न आया। तभी बाहर से एक और खटखट की आवाज आई, इस बार इतनी तेज कि दरवाजा हिलने लगा। छोटू ने चिल्लाकर कहा, दादा, कोई है बाहर, हमें भागना चाहिए। लेकिन कालू दादा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने रिवॉल्वर उठाई और दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन बूढ़ी औरत अचानक उनके सामने आ गई। मूर्ख, उसने दहाड़ा, मैंने कहा ना, दरवाजा मत खोलना। जो बाहर है वो इंसान नहीं, वो इस गांव का हिस्सा है, और अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम भी इसके हो जाओगे। कालू दादा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उन्हें लगा कि वो औरत शायद सच बोल रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ में एक अजीब सी चमक, जैसे वह उस गांव के रहस्य का हिस्सा हो। कालू दादा ने रिवॉल्वर नीचे की, लेकिन उनकी नजर छोटू पर गई, जो अब दिए की ओर देख रहा था, जैसे उसमें कुछ देख रहा हो। छोटू, तू ठीक है ना? कालू दादा ने पूछा, लेकिन छोटू ने जवाब न दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली थीं और उसका चेहरा शांत, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गया हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिए की लौ और तेज हो गई। दीवारों पर बने चित्र अब जैसे हिल रहे थे और उनमें बने ट्रकों की हेडलाइट्स चमकने लगी थीं। कालू दादा ने एक चित्र की ओर देखा जिसमें उनका ट्रक साफ दिख रहा था, वही पुराना टाटा ट्रक जिसका अगला टायर गड्ढे में फंसा था। लेकिन चित्र में ट्रक के पास एक साया था जो कालू दादा जैसा दिख रहा था, और उसकी आंखें लाल, मुस्कान भयानक। कालू दादा का गला सूख गया। ये क्या है? उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा। औरत ने डायरी बंद की और बोली, ये गांव का पहला संकेत है ट्रक वाले। ये गांव तुम्हें चुनता है, और जो चुना जाता है वो कभी नहीं भाग सकता। उसकी बातों ने कालू दादा के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या वो सचमुच पहले इस गांव में आ चुके थे, या ये सब कोहरे और थकान का धोखा था? बाहर की खटखट अब और तेज हो गई थी और उसके साथ साथ सिसकियां फिर शुरू हो गईं। लेकिन इस बार वो सिर्फ कालू दादा का नाम नहीं पुकार रही थीं। छोटू, छोटू, छोटू का नाम भी गूंज रहा था। छोटू अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब दिए की नीली लौ की तरह जल रही थीं। दादा, वो मुझे बुला रहा है, उसने धीमे से कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह अब वो छोटू नहीं था जिसे कालू दादा जानते थे। कालू दादा ने उसे कंधे से पकड़ा। छोटू, क्या हो रहा है तुझे? तू कहां जा रहा है? लेकिन छोटू ने उनकी ओर देखा और उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि कालू दादा का खून जम गया। दादा, मैं घर जा रहा हूं, छोटू ने कहा, और उसकी आंखें अब दीवारों के चित्रों की तरह चमक रही थीं। कालू दादा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़ी औरत चिल्लाई, बक्से में देखो, जवाब वहां है। कालू दादा ने जल्दी से बक्सा खोला और उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक ट्रक और उसके सामने दो लोग। एक कालू दादा जैसा दिख रहा था और दूसरा छोटू जैसा, लेकिन तस्वीर में उनके चेहरे धुंधले थे और उनके पीछे एक साया था जिसके हाथ में वही जंग खाया चाकू था जो बूढ़ी औरत के पास था। कालू दादा ने तस्वीर को गौर से देखा और उनके मन में एक सवाल उठा, क्या ये गांव उन्हें पहले भी देख चुका था? क्या ये सब एक सपना था या कोई अभिशाप? तभी दिए की लौ अचानक बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर की सिसकियां अब चीखों में बदल गई थीं और दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थीं। छोटू अब दरवाजे की ओर बढ़ रहा था,
जैसे कोई उसे खींच रहा हो। छोटू रुक, कालू दादा चिल्लाए, लेकिन छोटू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बूढ़ी औरत ने अपनी डायरी उठाई और बोली, पहला संकेत मिल चुका है ट्रक वाले, अब दूसरा आएगा और वो और खतरनाक होगा। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और बाहर की चीखें अब और करीब थीं। कालू दादा को लगा कि वो अब सिर्फ उस कमरे में नहीं थे, वो किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से निकलना असंभव था। और छोटू, क्या वो वाकई उनका खलासी था या इस गांव का हिस्सा? दीवारों के चित्र अब जैसे बोल रहे थे और हर चित्र में उनकी कहानी लिखी थी, एक ऐसी कहानी जो खून और डर से रंगी थी। अंधेरा कमरे को निगल चुका था। दिए की नीली लौ के बुझने के साथ ही मकान में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो इतना भारी था कि कालू दादा की सांसें भी उसमें दब सी रही थीं। बाहर की चीखें अब और तेज हो गई थीं और उनमें बच्चों की हंसी, बूढ़ों की सिसकियां और कुछ ऐसी आवाजें थीं जो न इंसानी थीं न जानवरों की। कालू, छोटू, उनका नाम बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बुलाकर अपने करीब खींच रही हो। कालू दादा की उंगलियां रिवॉल्वर पर कस गई थीं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। ठंड अब हड्डियों तक उतर चुकी थी और कोहरा खिड़कियों से रिसकर कमरे में घुस रहा था, जैसे कोई साए की तरह अंदर दाखिल हो रहा हो। छोटू अब दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा शांत, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गया हो। बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी, उसका जंग खाया चाकू अभी भी हाथ में था और उसकी झुर्रियों भरा चेहरा अब और डरावना लग रहा था, जैसे वह इस सारे दृश्य का हिस्सा हो। कालू दादा का मन चीख रहा था, लेकिन उनकी आवाज गले में अटक गई थी। ये गांव, ये मकान, ये आवाजें, सब कुछ एक जाल की तरह था जो उन्हें धीरे धीरे लपेट रहा था। कालू दादा ने छोटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ठंडा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा। छोटू, तू कहां जा रहा है? रुक, उन्होंने चिल्लाया, लेकिन छोटू ने जवाब न दिया। उसने सिर्फ दरवाजे की ओर देखा और धीमे से फुसफुसाया, दादा, वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह अब वो छोटू नहीं था जो 3 साल से कालू दादा के साथ ट्रक में घूमता था। कालू दादा ने उसका कंधा झकझोरा, कौन बुला रहा है छोटू? तू क्या बोल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? लेकिन छोटू की आंखें अब और तेज चमक रही थीं और उसकी मुस्कान ठंडी, बिना जान की थी। तभी बाहर से एक और जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना, जो बाहर है वो अब तुम्हारा है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ में एक अजीब सी क्रूरता, जैसे वह इस सारे खेल का आनंद ले रही हो। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और दरवाजे की ओर देखा। माई, ये क्या हो रहा है? सच बताओ, वरना। उन्होंने रिवॉल्वर उसकी ओर तानी, लेकिन औरत ने सिर्फ हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंजी और बाहर की चीखों के साथ मिल गई, जैसे दोनों एक ही थीं। ट्रक वाले, उसने कहा, तुम इस गांव को नहीं समझ सकते। ये गांव जिंदा नहीं, लेकिन मरता भी नहीं। ये उन लोगों का घर है जो जंगल में खो गए, और तुम अब इसके हिस्से हो। उसने अपनी डायरी उठाई और एक पन्ना खोला, जिस पर एक चित्र था, एक ट्रक और उसके सामने 2 साए, एक कालू दादा जैसा और दूसरा छोटू जैसा। लेकिन चित्र में उनके पीछे एक और साया था, जिसके हाथ में वही जंग खाया चाकू था और उसका चेहरा धुंधला, जैसे कोई भूत। कालू दादा ने डायरी को गौर से देखा और उनके मन में एक सवाल उठा, क्या ये सब सच था? क्या वो वाकई पहले इस गांव में आ चुके थे? तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर बने चित्र जैसे जीवित हो गए। ट्रकों की हेडलाइट्स चमक रही थीं और उनमें बनी आंखें जैसे कालू दादा को घूर रही थीं। एक चित्र में उनका ट्रक साफ दिख रहा था और उसके पास एक साया जो उनकी तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। कालू दादा का गला सूख गया। ये मैं नहीं हो सकता, उन्होंने चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज कमरे के सन्नाटे में खो गई। बूढ़ी औरत ने कहा, यह गांव का दूसरा संकेत है ट्रक वाले। पहला संकेत तस्वीर थी, दूसरा संकेत आवाजें, और तीसरा तुम्हें जल्दी मिलेगा। उसकी हंसी अब और डरावनी थी और उसके दांत चमक रहे थे, जैसे वो कोई इंसान न हो। छोटू अब दरवाजे के और करीब था
और उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली थीं, जैसे दिए की लौ का हिस्सा। दादा, मुझे जाना होगा, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई और उससे बोल रहा हो। कालू दादा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से एक और चीख आई, और इस बार वो इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई खिड़की तोड़कर अंदर घुसने वाला हो। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और खिड़की की ओर देखा। कोहरे में कुछ साए हिल रहे थे, लंबे पतले, और उनके चेहरे धुंधले, लेकिन आंखें लाल, जैसे आग के गोले। ये क्या है? कालू दादा ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन बूढ़ी औरत ने जवाब न दिया। उसने सिर्फ अपनी डायरी बंद की और बोली, रात अभी बाकी है ट्रक वाले, और ये आवाजें, ये तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। कालू दादा ने छोटू को पकड़ा और उसे दीवार के पास खींच लिया। छोटू, तुझे क्या हो गया है? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? लेकिन छोटू की आंखें अब उनकी ओर नहीं देख रही थीं। वो खिड़की की ओर देख रहा था, जहां साए अब और करीब आ रहे थे। दादा, वो मुझे बुला रहे हैं, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वह उन साइयों के साथ जाना चाहता हो। कालू दादा ने उसे जोर से झकझोरा, छोटू, होश में आ, ये कोई सपना नहीं है। लेकिन छोटू ने सिर्फ मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान में वही ठंडक थी जो बूढ़ी औरत की थी। तभी खिड़की का कांच टूटने की आवाज आई, और एक ठंडी हवा कमरे में घुसी, जो इतनी तेज थी कि कालू दादा पीछे हट गए। खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था, लंबा, पतला, और उसका चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें लाल, जैसे खून से भरी हों। कालू, उसने पुकारा, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि कालू दादा का दिल थम सा गया। बूढ़ी औरत अब खड़ी हो गई थी, और उसका चाकू हवा में चमक रहा था। तुमने दूसरा संकेत देख लिया, उसने कहा, अब तीसरा बाकी है, और वो तुम्हें तोड़ देगा। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और खिड़की की ओर तानी, लेकिन साया गायब हो गया, जैसे कोहरे में घुल गया हो। छोटू अब दीवार के पास सिकुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नीली थीं, और वह बार बार फुसफुसा रहा था, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। कालू दादा का मन चीख रहा था। क्या ये सब सच था? क्या ये गांव वाकई उन्हें खींच रहा था? और छोटू, क्या वो अब उनका खलासी था, या इस गांव का हिस्सा बन चुका था? बाहर की आवाजें अब और तेज थीं, और हर चीख के साथ कोहरा और घना हो रहा था। कालू दादा को लगा कि वो अब सिर्फ उस मकान में नहीं थे, वो किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां समय और हकीकत दोनों धुंधले हो चुके थे, और रात अभी बाकी थी। कालू दादा की सांसें अब तेज और भारी थीं, जैसे कोई उनके सीने पर बोझ रखकर दबा रहा हो। टूटी खिड़की से आ रही ठंडी हवा कमरे को और सर्द कर रही थी, और कोहरा अब इतना घना था कि दीवारों की छायाएं भी धुंधली पड़ रही थीं। बाहर की चीखें और हंसी अब एक भयानक कोरस में बदल चुकी थीं, जिसमें उनका नाम कालू, छोटू बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें अपने जाल में खींच रही हो। बूढ़ी औरत कोने में खड़ी थी, उसका जंग खाया चाकू अब भी हाथ में चमक रहा था, और उसकी आंखें नीली रोशनी की तरह जल रही थीं, जैसे वह इस सारे दृश्य की कठपुतली हो। कालू दादा की रिवॉल्वर अभी भी उनके हाथ में थी, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थीं, और मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये सब एक बुरा सपना था, या वो वाकई किसी अभिशाप में फंस चुके थे? छोटू दीवार के पास सिकुड़ा हुआ था, उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली थीं, और उसका चेहरा शांत, जैसे वह अब इस दुनिया का हिस्सा न हो। उसकी फुसफुसाहट, मुझे जाना होगा, कालू दादा के कानों में बार बार गूंज रही थी, और हर बार उनके दिल में एक नया डर जाग रहा था। कालू दादा ने छोटू को कंधे से पकड़ा और जोर से झकझोरा, छोटू, होश में आ, तू क्या बोल रहा है? कौन बुला रहा है तुझे? लेकिन छोटू की आंखें अब उनकी ओर नहीं देख रही थीं। वो टूटी खिड़की की ओर देख रहा था, जहां कोहरे में साए हिल रहे थे, लंबे पतले, और उनकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। दादा, छोटू ने धीमे से कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, मैं इस गांव को जानता हूं, मैंने इसे पहले देखा है, सपनों में। ये नीली रोशनी, ये चित्र, ये आवाजें, सब कुछ वैसा ही है। मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। कालू दादा का गला सूख गया। छोटू की बातें उनके मन में एक तूफान खड़ा कर रही थीं। 3 साल से वो छोटू को जानते थे,
एक हंसमुख शरारती लड़का जो हमेशा हंसी मजाक करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडक थी, जैसे वह किसी और के कब्जे में हो। छोटू, तू क्या बकवास कर रहा है? कालू दादा ने चिल्लाया। तू मेरे साथ 3 साल से है, तूने कभी इस गांव का जिक्र नहीं किया, ये सब क्या है? तभी बूढ़ी औरत ने अपनी कर्कश हंसी के साथ कहा, ट्रक वाले, तुम अपने खलासी को कितना जानते हो? क्या तुमने कभी उससे पूछा कि वो कहां से आया, उसका गांव, उसका घर, या तुम सिर्फ ट्रक चलाते रहे? उसकी बातों में एक तीखापन था, जैसे वह कालू दादा को चिढ़ा रही हो। कालू दादा ने उसकी ओर देखा और पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो औरत कुछ जानती थी जो वो नहीं जानते थे। उन्होंने छोटू की ओर देखा, जो अब भी खिड़की की ओर ताक रहा था। छोटू, सच बोल, कालू दादा ने कहा। उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। तूने कभी इस गांव का नाम लिया? तू कहां से है? और ये सपने, ये क्या माजरा है? छोटू ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी नीली आंखें कालू दादा से मिलीं। दादा, उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये गांव, ये मुझे याद है। मैं बचपन में यहां आया था शायद। मेरे मां बाप, वो भी ट्रक में थे, और फिर सब गायब हो गए। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे वह कोई पुराना दर्द याद कर रहा हो। कालू दादा का मन डूब गया। छोटू ने कभी अपने परिवार की बात नहीं की थी। जब वो 3 साल पहले उनके साथ काम करने आया था, उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो अनाथ है और उसे काम चाहिए। कालू दादा ने उसकी मेहनत और हंसी मजाक देखकर उसे रख लिया था, लेकिन कभी उसका अतीत नहीं पूछा। अब छोटू की बातें उनके मन में शक पैदा कर रही थीं। क्या छोटू वाकई इस गांव से था? और अगर हां, तो वो उनके साथ क्यों था? क्या ये सब एक संयोग था या कोई बड़ा जाल? तभी बाहर से एक और चीख आई, इस बार इतनी करीब कि लगा जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और खिड़की की ओर देखा, लेकिन कोहरे में सिर्फ साए थे, लंबे पतले, और उनकी लाल आंखें जैसे आग के गोले। कालू, छोटू। आवाज अब और साफ थी, और उसमें एक अजीब सी ललक थी, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को पुकार रहा हो। बूढ़ी औरत ने अपनी डायरी उठाई और एक पन्ना खोला। देखो, ट्रक वाले, उसने कहा, और डायरी में एक और चित्र था। एक ट्रक और उसके सामने एक बच्चा, जो छोटू जैसा दिख रहा था, लेकिन बच्चे के पीछे एक साया था, जिसके हाथ में वही जंग खाया चाकू था। यह तुम्हारा खलासी है, औरत ने कहा। वो इस गांव का है और वो तुम्हें यहां लाया है। कालू दादा ने छोटू की ओर देखा और उनका दिल धड़क उठा। छोटू, ये सच है? उन्होंने पूछा, लेकिन छोटू ने जवाब न दिया। उसने सिर्फ खिड़की की ओर देखा और उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। दादा, मुझे जाना होगा, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वह उन सायों के साथ जाने को तैयार हो। कालू दादा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और लकड़ी का दरवाजा चरमराने लगा। बूढ़ी औरत चिल्लाई, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना, अब तीसरा संकेत आएगा। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन उनकी आंखें छोटू पर थीं। छोटू अब दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। छोटू, रुक! कालू दादा चिल्लाए, लेकिन छोटू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने दरवाजे की सांकल छुई और तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा, जो इतना तेज था कि कालू दादा पीछे हट गए। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके पीछे कोहरे में एक साया खड़ा था, लंबा, पतला, और उसकी आंखें लाल, जैसे खून से भरी हों। छोटू, साये ने पुकारा, और छोटू ने जवाब दिया, मैं आ रहा हूं। कालू दादा ने छोटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ हवा में रह गया। छोटू दरवाजे के पास गायब हो गया, जैसे कोहरे में घुल गया हो। कालू दादा चिल्लाए, छोटू, लेकिन उनकी आवाज सन्नाटे में खो गई। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, वो गया ट्रक वाले, अब तुम्हारी बारी है। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और बाहर की चीखें अब और तेज थीं। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कोहरे में कुछ भी साफ नहीं था। सिर्फ साए थे जो हिल रहे थे, और उनकी लाल आंखें जैसे कालू दादा को निगलने को तैयार थीं। छोटू का रहस्य अब उनके सामने था, लेकिन वो रहस्य एक और सवाल खड़ा कर रहा था। क्या छोटू वाकई उनका खलासी था या इस गांव का हिस्सा? और कालू दादा,
क्या वो भी इस गांव के अभिशाप का शिकार बनने वाले थे? रात अभी बाकी थी और कोहरा और घना हो रहा था। कालू दादा का दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उनकी सांसें भी उसकी गति से ताल नहीं मिला पा रही थीं। छोटू का अचानक गायब हो जाना, उसकी नीली चमकती आंखें और बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी ने उनके होश उड़ा दिए थे। कमरे में अंधेरा गहरा चुका था और टूटी खिड़की से आ रहा कोहरा अब इतना घना था कि दीवारें भी धुंधली पड़ रही थीं। बाहर की चीखें और हंसी अब एक भयानक कोरस बन चुकी थीं, जिसमें उनका नाम कालू कालू बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें अपने पास बुला रही हो। रिवॉल्वर अभी भी उनके हाथ में थी, लेकिन उनकी उंगलियां ठंड से जकड़ गई थीं और मन में एक डर पनप रहा था कि शायद यह हथियार उस चीज के खिलाफ बेकार था जो उनके सामने था। बूढ़ी औरत कोने में खड़ी थी। उसका जंग खाया चाकू हवा में चमक रहा था और उसकी आंखें नीली लौ की तरह जल रही थीं, जैसे वह इस गांव का जीवित प्रतीक हो। कालू दादा का मन चीख रहा था, लेकिन उनकी आवाज गले में अटक गई थी। छोटू, उनका खलासी, जिसे वो 3 साल से भाई की तरह मानते थे, अब कोहरे में गायब हो चुका था और उसकी आखिरी फुसफुसाहट, मैं आ रहा हूं, उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। कालू दादा ने हिम्मत जुटाकर बूढ़ी औरत की ओर देखा और चिल्लाया, माई, ये सब क्या है? छोटू कहां गया? और ये गांव, ये आवाजें, ये सब क्या चाहता है? उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा। बूढ़ी औरत ने अपनी कर्कश हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रक वाले, तुमने तीसरा संकेत देख लिया। पहला तस्वीर थी, दूसरा आवाजें और तीसरा तुम्हारा खलासी। अब चौथा संकेत आएगा और वो तुम्हें तोड़ देगा। उसने अपनी डायरी उठाई और एक पन्ना खोला, जिस पर एक और चित्र था, एक ट्रक और उसके सामने एक आदमी जो कालू दादा जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा आधा धुंधला था, जैसे कोई उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो। चित्र में ट्रक के पास एक साया था, जिसके हाथ में वही जंग खाया चाकू था और उसकी आंखें लाल जैसे खून से भरी हों। ये तुम हो ट्रक वाले? औरत ने कहा, तुम पहले भी इस गांव में आए हो और तुम फिर आए हो। ये जंगल तुम्हें छोड़ता नहीं। कालू दादा ने डायरी को गौर से देखा और उनका गला सूख गया। चित्र में ट्रक उनका था, वही पुराना टाटा ट्रक जिसका अगला टायर गड्ढे में फंसा था। लेकिन आदमी, क्या वो वाकई कालू दादा थे? ये मैं नहीं हो सकता, उन्होंने चिल्लाया। मैं पहली बार इस गांव में आया हूं, ये सब तुम्हारा जाल है माई। लेकिन औरत ने सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी बाहर की चीखों के साथ मिल गई, जैसे दोनों एक ही थीं। ट्रक वाले, उसने कहा, यह जंगल का अभिशाप है। 50 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर यहां फंसा था। उसने इस गांव का राज खोजने की कोशिश की और तब से कोई जिंदा नहीं लौटा। तुम उसी अभिशाप का हिस्सा हो। उसकी बातों ने कालू दादा के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या वो सचमुच पहले इस गांव में आ चुके थे, या ये सब कोहरे और थकान का धोखा था? तभी बाहर से एक गुर्राहट की आवाज आई, गहरी, भारी, जैसे कोई जंगली जानवर, लेकिन उसमें एक इंसानी चीख की गूंज थी। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और टूटी खिड़की की ओर देखा। कोहरे में साए अब और करीब थे और उनकी लाल आंखें जैसे आग के गोले। एक साए ने खिड़की के पास आकर पुकारा, कालू, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि कालू दादा का दिल थम सा गया। उन्होंने रिवॉल्वर तानी, लेकिन साया कोहरे में गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, वो तुम्हें बुला रहा है ट्रक वाले, वो भूखा है और तुम उसकी भूख मिटाओगे। कालू दादा ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, कौन है वो और छोटू कहां गया? लेकिन औरत ने जवाब न दिया। उसने सिर्फ अपने चाकू को हवा में लहराया और उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। कालू दादा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर बने चित्र जैसे जीवित हो गए। ट्रकों की हेडलाइट्स चमक रही थीं और उनमें बनी आंखें जैसे कालू दादा को घूर रही थीं। एक चित्र में उनका ट्रक साफ दिख रहा था और उसके पास एक साया जो उनकी तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। कालू दादा ने चिल्लाकर कहा, ये क्या जादू है? ये सब क्या है? लेकिन औरत ने सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी अब बाहर की चीखों के साथ एक हो गई थी। ये जंगल का अभिशाप है, उसने कहा।
ये गांव उन लोगों का घर है जो जंगल में खो गए, और तुम अब उनके हो। तभी कालू दादा की नजर बूढ़ी औरत के बक्से पर गई। उसमें से एक और तस्वीर बाहर गिरी थी। एक बच्चा जो छोटू जैसा दिखता था, और उसके पीछे एक ट्रक जिसके पहिए लाल थे। तस्वीर में बच्चे का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें नीली, जैसे वह दिए की लौ का हिस्सा हो। कालू दादा ने तस्वीर उठाई और गौर से देखा। ये छोटू है? उन्होंने पूछा, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, वो तुम्हारा खलासी था, ट्रक वाले, लेकिन वो इस गांव का हिस्सा है और वो तुम्हें यहां लाया है। कालू दादा का मन डूब गया। छोटू का रहस्य अब उनके सामने था, लेकिन वो रहस्य एक और सवाल खड़ा कर रहा था। क्या छोटू वाकई उनका खलासी था या इस गांव का जाल? और अगर वो इस गांव का था तो कालू दादा को यहां क्यों लाया? तभी बाहर से एक और गुर्राहट आई, और इस बार वो इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई मकान के ठीक बाहर खड़ा हो। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कोहरे में कुछ भी साफ नहीं था। सिर्फ साए थे जो हिल रहे थे, और उनकी लाल आंखें जैसे कालू दादा को निगलने को तैयार थीं। बूढ़ी औरत ने अपनी डायरी बंद की और बोली, चौथा संकेत आने वाला है ट्रक वाले, और वो तुम्हें तोड़ देगा। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और बाहर की चीखें अब और तेज थीं। कालू दादा को लगा कि वो अब सिर्फ उस मकान में नहीं थे, वो किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां समय और हकीकत दोनों धुंधले हो चुके थे। और छोटू, क्या वो वाकई गायब हो गया था या इस गांव का हिस्सा बन चुका था? रात अभी बाकी थी और कोहरा और घना हो रहा था। कालू दादा की रिवॉल्वर अब भी उनके हाथ में थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वो उस चीज से बचा सकती थी जो अब उनके सामने थी। कालू दादा का मन अब पूरी तरह डर और उलझन के भंवर में डूब चुका था। बूढ़ी औरत की बातें, छोटू का गायब हो जाना, और बाहर से आ रही उन भयानक चीखों और हंसी का कोरस उनके होश उड़ा रहा था। कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी अपनी साएं भी धुंधली पड़ रही थीं, और टूटी खिड़की से रिश्ता कोहरा अब इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा में वही सड़ी गली बदबू थी जो अब और तेज हो चुकी थी, जैसे कोई सदी पुरानी कब्र खुल गई हो। कालू दादा की उंगलियां रिवॉल्वर पर कसकर जमी थीं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, और मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये सब एक बुरा सपना था या वो वाकई किसी अभिशाप के जाल में फंस चुके थे? बूढ़ी औरत कोने में खड़ी थी। उसका जंग खाया चाकू अभी भी हवा में चमक रहा था, और उसकी नीली आंखें जैसे कालू दादा को निगलने को तैयार थीं। बाहर की चीखें अब और करीब थीं, और उनमें उनका नाम कालू कालू बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई उन्हें अपने पास खींच रहा हो। छोटू, उनका खलासी जो कुछ देर पहले तक उनके साथ था, अब कोहरे में गायब हो चुका था, और उसकी आखिरी फुसफुसाहट, मैं आ रहा हूं, उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। कालू दादा ने हिम्मत जुटाकर बूढ़ी औरत की ओर देखा और चिल्लाया, माई, ये सब क्या है? छोटू कहां गया? और ये आवाजें, ये मुझे क्यों बुला रही हैं? उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा। बूढ़ी औरत ने अपनी कर्कश हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रक वाले, तुमने तीसरा संकेत देख लिया। तुम्हारा खलासी इस गांव का हिस्सा था और अब वो अपने घर लौट गया, लेकिन तुम अभी बाकी हो। चौथा संकेत तुम्हें लेने आएगा। उसने अपनी डायरी उठाई और एक पन्ना खोला जिस पर एक और चित्र था, एक ट्रक और उसके सामने एक आदमी जो कालू दादा जैसा दिखता था, लेकिन इस बार चित्र में आदमी का चेहरा आधा खून से सना था और उसके पीछे एक साया था जिसके हाथ में वही जंग खाया चाकू था। ये तुम हो ट्रक वाले, औरत ने कहा। तुम इस गांव को छोड़ नहीं सकते। ये जंगल तुम्हें चुनता है और जो चुना जाता है वो कभी नहीं भाग सकता। कालू दादा ने डायरी को गौर से देखा और उनका गला सूख गया। चित्र में ट्रक उनका था, वही पुराना टाटा ट्रक जिसका अगला टायर गड्ढे में फंसा था, लेकिन आदमी, क्या वो वाकई कालू दादा थे? ये मैं नहीं हो सकता, उन्होंने चिल्लाया। मैं पहली बार इस गांव में आया हूं। ये सब तुम्हारा जाल है माई। लेकिन औरत ने सिर्फ हंसी और उसकी हंसी बाहर की चीखों के साथ मिल गई, जैसे दोनों एक ही थीं। ट्रक वाले, उसने कहा, यह जंगल का अभिशाप है। 50 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर यहां फंसा था
उसने इस गांव का राज खोजने की कोशिश की और तब से कोई जिंदा नहीं लौटा। तुम उसी अभिशाप का हिस्सा हो। उसकी बातों ने कालू दादा के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या वो सचमुच पहले इस गांव में आ चुके थे, या ये सब कोहरे और थकान का धोखा था? तभी बाहर से एक गुर्राहट की आवाज आई, गहरी, भारी, जैसे कोई जंगली जानवर, लेकिन उसमें एक इंसानी चीख की गूंज थी। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई और टूटी खिड़की की ओर देखा। कोहरे में साए अब और करीब थे और उनकी लाल आंखें जैसे आग के गोले। एक साए ने खिड़की के पास आकर पुकारा, कालू, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि कालू दादा का दिल थम सा गया। उन्होंने रिवॉल्वर तानी, लेकिन साया कोहरे में गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, वो तुम्हें बुला रहा है ट्रक वाले, वो भूखा है और तुम उसकी भूख मिटाओगे। कालू दादा ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, कौन है वो और छोटू कहां गया? लेकिन औरत ने जवाब न दिया। उसने सिर्फ अपने चाकू को हवा में लहराया और उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। कालू दादा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर बने चित्र जैसे जीवित हो गए। ट्रकों की हेडलाइट्स चमक रही थीं और उनमें बनी आंखें जैसे कालू दादा को घूर रही थीं। एक चित्र में उनका ट्रक साफ दिख रहा था और उसके पास एक साया जो उनकी तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। कालू दादा ने चिल्लाकर कहा, यह क्या जादू है? ये सब क्या है? लेकिन औरत ने सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी अब बाहर की चीखों के साथ एक हो गई थी। ये जंगल का अभिशाप है, उसने कहा। ये गांव उन लोगों का घर है जो जंगल में खो गए, और तुम अब उनके हो। तभी कालू दादा ने फैसला किया कि अब और रुकना ठीक नहीं। उन्होंने रिवॉल्वर कसकर पकड़ी और दरवाजे की ओर दौड़े। मैं इस गांव से निकलूंगा, उन्होंने चिल्लाया। कोई अभिशाप मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर मारा और कोहरे में एक साया दिखा, छोटू जैसा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान ठंडी, जैसे वह अब इंसान नहीं था। दादा, साय ने कहा, तू क्यों भाग रहा है? ये हमारा घर है। कालू दादा का खून जम गया। छोटू, उन्होंने फुसफुसाया, लेकिन साया सिर्फ हंसा और उसकी हंसी बाहर की चीखों के साथ मिल गई। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन उनकी उंगलियां जकड़ गई थीं। साया धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया और उसकी जगह और साए उभरने लगे, लंबे, पतले, और उनकी लाल आंखें जैसे कालू दादा को निगलने को तैयार थीं। बूढ़ी औरत पीछे से चिल्लाई, चौथा संकेत, ट्रक वाले, अब तुम्हारा समय आ गया है। कालू दादा ने पीछे मुड़कर देखा और औरत अब वहां नहीं थी। उसका बक्सा खुला पड़ा था और उसमें से एक और तस्वीर बाहर गिरी। कालू दादा का चेहरा, लेकिन आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। कालू दादा ने तस्वीर को छुआ और उनका हाथ चिपचिपा हो गया, जैसे खून से सना हो। बाहर की चीखें अब और तेज थीं और कोहरा अब उनके चारों ओर था, जैसे कोई जाल। कालू दादा ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और जंगल की ठंडी हवा ने उन्हें लपेट लिया। साए अब उनके चारों ओर थे और हर साए में एक चेहरा था, कुछ उनके जैसे, कुछ छोटू जैसे, और कुछ ऐसे जो इंसानी नहीं थे। कालू दादा को लगा कि वो अब सिर्फ उस गांव में नहीं थे, वो किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से निकलना असंभव था। और रात अब अपने चरम पर थी। कालू दादा अब उस जर्जर मकान के बाहर खड़े थे, जहां कोहरा इतना घना था कि उनकी अपनी साएं भी धुंधली पड़ रही थी। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चाबुक की तरह मार रही थी और हर सांस के साथ सड़ी गली बदबू उनके फेफड़ों में भर रही थी। रिवॉल्वर उनके हाथ में थी, लेकिन अब उसका वजन उनके मन से ज्यादा भारी लग रहा था। बूढ़ी औरत की आखिरी बातें, चौथा संकेत, ट्रक वाले, अब तुम्हारा समय आ गया है, उनके कानों में गूंज रही थीं। और छोटू का साया, जिसने उनकी आंखों के सामने कोहरे में गायब होने से पहले कहा था, ये हमारा घर है, उनके मन में एक डरावना तूफान खड़ा कर रहा था। गांव की गलियां सुनसान थीं, लेकिन हर खिड़की से वही नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे सैकड़ों आंखें उन्हें घूर रही हों। बाहर की चीखें और हंसी अब एक भयानक कोरस में बदल चुकी थीं, जिसमें उनका नाम कालू कालू
बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें अपने जाल में खींच रही हो। कालू दादा का मन चीख रहा था, लेकिन उनकी आवाज गले में अटक गई थी। क्या ये सब एक बुरा सपना था, या वो वाकई किसी अभिशाप में फंस चुके थे? उन्होंने हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां उनका ट्रक गड्ढे में फंसा छूट गया था। मुझे यहां से निकलना होगा, उन्होंने मन ही मन कहा। लेकिन हर कदम के साथ जंगल और सघन होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरे को छू रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोकना चाहता हो। कोहरा इतना घना था कि उनकी रिवॉल्वर की चमक भी उसमें खो रही थी। तभी दूर से एक गुर्राहट की आवाज आई, गहरी, भारी, जैसे कोई जंगली जानवर, लेकिन उसमें एक इंसानी चीख की गूंज थी। कालू दादा रुक गए और उनकी नजर एक साए पर पड़ी जो कोहरे में हिल रहा था। साया लंबा और पतला था और उसकी आंखें लाल, जैसे आग के गोले। कालू, साए ने पुकारा और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि कालू दादा का दिल थम सा गया। उन्होंने रिवॉल्वर तानी और चिल्लाया, कौन है तू? दिखा अपना चेहरा। लेकिन साया सिर्फ हंसा और उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ हंस रही हों। कालू दादा ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उनके सामने एक और साया उभरा, इस बार छोटू जैसा। छोटू? कालू दादा ने फुसफुसाया, लेकिन साए का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें लाल, जैसे खून से भरी हों। दादा, साए ने कहा, तू क्यों भाग रहा है? ये हमारा घर है, आजा हमारे साथ। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह अब इंसान नहीं था। कालू दादा ने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन उनकी उंगलियां जकड़ गई थीं। तू छोटू नहीं है, उन्होंने चिल्लाया। मेरा खलासी कहां है? साए ने सिर्फ मुस्कुराया और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि कालू दादा पीछे हट गए। साया धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। कालू दादा ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जंगल का रास्ता अब और उलझा हुआ लग रहा था। पेड़ों की जड़ें सड़क पर उभरी हुई थीं, जैसे उनके पैरों को पकड़ने को तैयार। हर कदम के साथ चीखें और करीब आ रही थीं और कोहरा और घना हो रहा था। तभी उनके सामने एक और साया उभरा, इस बार बूढ़ी औरत जैसा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें नीली, जैसे दिए की लौ। ट्रक वाले, साए ने कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये जंगल तुम्हारा है और तुम इस जंगल के हो। कालू दादा ने चिल्लाकर कहा, मैं कहीं नहीं रहूंगा, मैं निकलूंगा। लेकिन साए ने सिर्फ हंसी और उसकी हंसी में सैकड़ों आवाजें थीं, बच्चों की, बूढ़ों की और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं थीं। कालू दादा ने रिवॉल्वर से एक गोली हवा में चलाई और गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन चीखें रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गईं। तभी उनके सामने एक और साया उभरा, इस बार उनका अपना। साए का चेहरा कालू दादा जैसा था, लेकिन आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। कालू, साए ने कहा, तू मेरा हिस्सा है, तू इस गांव का हिस्सा है। कालू दादा का खून जम गया। उन्होंने रिवॉल्वर तानी और चिल्लाया, तू मैं नहीं है। लेकिन साए ने सिर्फ मुस्कुराया और उसकी मुस्कान दीवारों के चित्रों जैसी थी, ठंडी, बिना जान की। कालू दादा ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन रिवॉल्वर में अब गोलियां नहीं थीं। साया धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। कालू दादा अब दौड़ रहे थे, लेकिन जंगल का रास्ता अब और उलझा हुआ लग रहा था। हर कदम के साथ साए उनके चारों ओर उभर रहे थे, कुछ छोटू जैसे, कुछ बूढ़ी औरत जैसे और कुछ उनके अपने जैसे। हर साए की आंखें लाल थीं और हर साए की मुस्कान ठंडी। कालू दादा को लगा कि वो अब सिर्फ जंगल में नहीं थे, वो किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां समय और हकीकत दोनों धुंधले हो चुके थे। तभी उनके सामने उनका ट्रक दिखा, वही पुराना टाटा ट्रक जो गड्ढे में फंसा था, लेकिन अब उसका इंजन चल रहा था और हेडलाइट्स चमक रही थीं, जैसे कोई उसे चला रहा हो। कालू दादा ने ट्रक की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक और साया उनके सामने आया, छोटू। दादा, साए ने कहा, आजा, ये हमारा घर है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में वही जंग खाया चाकू था जो बूढ़ी औरत के पास था। कालू दादा ने चिल्लाया, छोटू, तू मेरा खलासी है, ये क्या हो गया तुझे? लेकिन साए ने सिर्फ हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। दादा, साए ने कहा, मैं हमेशा से इस गांव का था और अब
तू भी इसका हिस्सा बनेगा। कालू दादा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर अब जैसे जमीन से चिपक गए थे। कोहरा उनके चारों ओर था और साए अब और करीब आ रहे थे। हर साए में एक चेहरा था, कुछ उनके जैसे, कुछ छोटू जैसे और कुछ ऐसे जो इंसानी नहीं थे। कालू दादा को लगा कि वो अब सिर्फ उस जंगल में नहीं थे, वो किसी अभिशाप में फंस चुके थे जिसका कोई अंत नहीं था। और रात अब अपने चरम पर थी। कालू दादा का शरीर अब ठंड और डर से कांप रहा था, जैसे उनकी रीढ़ में बर्फ जम चुकी हो। कोहरा इतना घना था कि जंगल की हर चीज, पेड़, टहनियां और उनका अपना ट्रक धुंध में डूब चुकी थी। उनके सामने खड़ा छोटू का साया, जिसकी आंखें लाल और हाथ में जंग खाया चाकू चमक रहा था, अब और करीब आ रहा था। उसकी मुस्कान ठंडी थी, जैसे वह अब इंसान नहीं बल्कि इस गांव का हिस्सा बन चुका हो। दादा आजा, ये हमारा घर है, साये ने फिर कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो कालू दादा के दिल को चीर रही थी। उनके चारों ओर साए उभर रहे थे, लंबे पतले, और उनकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। हर साए में एक चेहरा था, कुछ उनके जैसे, कुछ बूढ़ी औरत जैसे और कुछ ऐसे जो इंसानी नहीं थे। कालू दादा की रिवॉल्वर अब खाली थी और उनकी उंगलियां ठंड से जकड़ गई थीं। बाहर की चीखें और हंसी अब एक भयानक कोरस बन चुकी थीं, जिसमें उनका नाम कालू कालू बार बार गूंज रहा था, जैसे जंगल और गांव मिलकर उन्हें निगलने को तैयार हों। कालू दादा ने अपने ट्रक की ओर देखा, जो गड्ढे में फंसा था, लेकिन अब उसका इंजन चल रहा था और हेडलाइट्स चमक रही थीं, जैसे कोई उसे चला रहा हो। मुझे यहां से निकलना होगा, उन्होंने मन ही मन कहा और हिम्मत जुटाकर ट्रक की ओर दौड़े। लेकिन हर कदम के साथ जंगल और सघन होता जा रहा था। पेड़ों की जड़ें उनके पैरों को पकड़ रही थीं और कोहरा उनके चारों ओर एक जाल की तरह फैल रहा था। छोटू का साया उनके पीछे था और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। दादा, तू नहीं भाग सकता, साये ने कहा, ये गांव तेरा है और तू इस गांव का है। कालू दादा ने चिल्लाया, मैं कहीं नहीं रुकूंगा, मैं निकलूंगा। लेकिन उनकी आवाज सन्नाटे में खो गई। साए अब उनके चारों ओर थे और हर साए की आंखें लाल, जैसे खून से भरी हों। कालू दादा ट्रक के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर मारा और ट्रक की हेडलाइट्स में एक चेहरा उभरा, उनका अपना। लेकिन चेहरा धुंधला था, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। कालू, चेहरे ने कहा, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि कालू दादा का दिल थम सा गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सांकल जाम थी, जैसे कोई उसे अंदर से पकड़े हो। तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और हेडलाइट्स बुझ गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि कालू दादा अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। साए अब और करीब थे और उनकी चीखें अब उनके कानों में चुभ रही थीं। कालू, आजा, सायों ने कहा, और उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं मिलकर पुकार रही हों। कालू दादा ने हिम्मत जुटाई और ट्रक की चाबी जेब से निकाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, चाबी टूट गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे तोड़ना चाहती हो। नहीं, उन्होंने चिल्लाया और ट्रक की ओर झुके, लेकिन तभी एक और साया उनके सामने उभरा, बूढ़ी औरत। उसका चेहरा अब और डरावना था, झुर्रियां गहरी और आंखें नीली, जैसे दिए की लौ। ट्रक वाले, उसने कहा, तुमने चौथा संकेत देख लिया, अब पांचवां बाकी है और वो तुम्हारा अंत होगा। उसने अपने जंग खाए चाकू को हवा में लहराया और चाकू पर लाल धब्बे चमक रहे थे, जैसे ताजा खून। कालू दादा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साए अब उनके चारों ओर एक घेरा बना रहे थे और हर साए में एक चेहरा था, कुछ छोटू जैसे, कुछ उनके जैसे और कुछ ऐसे जो इंसानी नहीं थे। तभी जंगल में एक आग की चमक दिखी, जैसे कोई लपटें उठ रही हों। लेकिन वो आग नहीं थी, वो सायों की लाल आंखें थीं, जो अब सैकड़ों की तादाद में थीं। कालू दादा ने चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन उनकी आवाज सायों की हंसी में डूब गई। छोटू का साया फिर उनके सामने आया और इस बार उसके हाथ में चाकू नहीं था, उसके हाथ में एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जिसमें कालू दादा और छोटू थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और पीछे एक साया
जिसकी आंखें लाल थीं। दादा, साय ने कहा, यह तेरा सच है, तू इस गांव का हिस्सा है। कालू दादा ने तस्वीर को छुआ और उनका हाथ चिपचिपा हो गया, जैसे खून से सना हो। उन्होंने चिल्लाया, नहीं, मैं निकलूंगा, और उन्होंने सारी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। जंगल अब उनके खिलाफ था। टहनियां उनके चेहरे को काट रही थीं, जड़ें उनके पैरों को पकड़ रही थीं और कोहरा उनके फेफड़ों में भर रहा था। लेकिन कालू दादा रुके नहीं। वो दौड़ते रहे और हर कदम के साथ चीखें पीछे छूटती जा रही थीं। साए अब धुंधले पड़ रहे थे और उनकी लाल आंखें कोहरे में खो रही थीं। कालू दादा को नहीं पता था कि वो कहां जा रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। तभी दूर से एक रोशनी दिखी, हल्की, धुंधली, जैसे सूरज की पहली किरण। उन्होंने उसकी ओर दौड़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, कोहरा पतला होने लगा। चीखें अब धीमी पड़ रही थीं और साए गायब हो रहे थे। कालू दादा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वहां कुछ भी नहीं था, न गांव, न साए, न छोटू। सुबह हो चुकी थी। कालू दादा गुवाहाटी की सड़क पर खड़े थे, अकेले। उनका ट्रक गायब था और उनकी जेब में टूटी चाबी थी। छोटू गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। कालू दादा का शरीर कांप रहा था और उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वो वाकई उस गांव से निकल आए थे या वो अभी भी अभिशाप का हिस्सा थे? रात की आवाजें अब भी उनके कानों में गूंज रही थीं और हर रात जब वो सोने की कोशिश करते, वो चीखें, वो साए और छोटू की ठंडी मुस्कान उनके सामने आ जाती थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम कभी असम के जंगलों में ट्रक चलाओ तो सावधान रहना। कालू दादा अभी भी वहां हो सकता है, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। और अगर तुम्हें कोहरे में एक नीली रोशनी दिखे तो भाग जाना, क्योंकि वो गांव वो कभी नहीं भूलता।